नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और हम चैप्टर देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और उसका है लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने करंट के वजह से हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी है। ये बताने वाले इंसान कौन थे? ओयरस्टेड थे, ओयरस्टेड नाम था उनका। अब हम आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं उसको सुनिएगा। आज के लेक्चर की बात यह है कि आज हम मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से करेंगे, सर्कुलर आर्क की वजह से करेंगे और एक्सिस पे करेंगे लूप की। भैया सर्कुलर लूप की वजह से करेंगे, सर्कुलर आर्क की वजह से करेंगे और लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। चलो फिर, अरे आजा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, ठीक है ना। लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, सेंटर पे, ठीक है जी। करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप बनाओ पहले तो, फिर ये लो लूप बना लो, लूप बना ली जी, बना ली लूप। गोल बनाओ ना सर, ये लो लूप गोल बना ली भाई, ठीक है जी। लूप क्या बना ली? गोल लूप बना ली। इसमें करंट फ्लो करवा दो, इसमें करंट फ्लो करवा दो। इस लूप की वजह से अब इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, ठीक है ना, इसके सेंटर पे। ध्यान से सुनो। अब इसमें मान लो कि करंट आई है, मान लो कि करंट आई है, तो इसकी वजह से अब इसका रेडियस भी मान लो, ठीक है ना। सारी बातें पहले मान लो भैया, ये रेडियस भी मान लिया आपने, ठीक है जी। करंट आई, आर रेडियस, और मैग्नेटिक फील्ड आपको उस पर्टिकुलर लूप के सेंटर पे देखनी है। क्या देखनी है? सेंटर पे। अब सुनो, देखो ये आई है, ठीक है ना, दिस इज आई, दिस इज करंट, ठीक। बायोट सावर्ट्स लॉ लगाएंगे, बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट लॉ अंकल क्या बायोट सावर्ट कह के गए हैं? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, बाय आर स्क्वेयर, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, ठीक। तो करंट एलिमेंट एक मान लो यहां पे, जिसकी लेंथ मान लो डीएल, ठीक है ना। करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ मान लो डीएल, ठीक है ना। करंट एलिमेंट इसकी लेंथ मान लो डीएल। अब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है ना, अभी यहां पे नहीं बनाते, बस यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है ना, डीएल है, ठीक है ना। तो इसका डीएल वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ करंट होता है। ध्यान दो, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ करंट होता है। सिमिलरली यहां पे करंट एलिमेंट होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है ना, डीएल वेक्टर। सिमिलरली यहां पे करंट एलिमेंट होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, डीएल वेक्टर। सिमिलरली यहां पे करंट एलिमेंट होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, डीएल वेक्टर, ठीक है जी। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी जो एक करंट एलिमेंट, जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या सर? आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा देखना होता है, थीटा जो होता है वो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है बेटा, डीएल और आर के बीच का। ये रहा आर, सेंटर पे देखना है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। ये देखो, पूरी लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने क्या किया? डिवाइड किया। तो लूप को जब मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो इस पार्ट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पार्ट की वजह से सेंटर पे, इस पार्ट की वजह से सेंटर पे, इस पार्ट की वजह से सेंटर पे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, सब की वजह से कहां पे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो डीएल और आर के बीच एंगल देखो, डीएल और आर के बीच एंगल 90 डिग्री। यहां पे देख लो, ये आर हो गया, तो डीएल और आर के बीच एंगल 90 डिग्री। यहां पे डीएल और आर के बीच एंगल 90 डिग्री, यहां पे डीएल और आर के बीच एंगल 90 डिग्री, ठीक है जी। हर जगह पे जो डीएल और आर के बीच एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। डीएल और आर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है जी, 90 डिग्री है। डीएल और आर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है भाई। डीएल आर, डीएल आर, डीएल आर, ठीक है ना, डीएल और ये आर, ठीक है ना। एंगल कितना है?
90। एंगल कितना है? 90 है। 90 90 90 90 90 90 90। चलो ठीक है जी, डीएल और आर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है डीएल और आर के बीच में। अच्छा अब सुनिएगा यहां पे, अब ध्यान से सुनिएगा कि आगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। थीटा 90 डिग्री हो गया, अब यहां पे पुट कर दो μ0 बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। अब मुझे यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91 हो गया, तो वो तो बात खत्म हो गई। मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पे, तो सारे करंट एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐड करना पड़ेगा। सारे करंट एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि डायरेक्शन किस तरफ है। ये इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इसकी वजह से कहां होगी, इसकी वजह से कहां होगी, इसकी वजह से कहां होगी। सारे जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा डायरेक्शन है कहां। तो सर डायरेक्शन देखने की शुरुआत करो, क्या मुहूर्त निकलवाओगे? हाँ भैया मुहूर्त निकलवाएंगे भैया। अरे नहीं मजाक कर रहे हैं। चलो सुनो डायरेक्शन देखते हैं, आओ इधर आओ। ये लूप, तो ये डीएल है। आर वेक्टर उस तरफ होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आर वेक्टर उस तरफ होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है जी। ये डीएल है और ये आर वेक्टर है, ठीक। ये डीएल है और ये आर वेक्टर है, ठीक है ना। सिमिलरली ये डीएल है और ये आर वेक्टर है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में आप इसकी डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से मिल जाती है हमें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें डीएल क्रॉस आर करने से मिल जाती है। तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर इस पॉइंट पे करो, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे डीएल क्रॉस आर करो भैया। डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, ठीक है ना, अंदर की तरफ। उसके बाद ये डीएल नीचे की तरफ और आर इस तरफ, ठीक है ना, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उसी तरफ। डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, देखो हर पॉइंट पे डीएल क्रॉस आर अंदर ही जाएगा। डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ अंदर, यहां पे देखो डीएल क्रॉस आर अंदर, हर पॉइंट पे डीएल क्रॉस आर अंदर जा रहा है। आप अपने हाथ से राइट हैंड थंब रूल से करके देखो, डीएल क्रॉस आर करो, हर पॉइंट पे ये अंदर की तरफ ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे ये देखो आई से डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, ये डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, हर पॉइंट पे। डीएल और आर के बीच एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है ना, एंगल 90 डिग्री का है हर पॉइंट पे, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। डीबी इज क्रॉस ड्यू टू क्रॉस एट ओ पॉइंट, एट पॉइंट ओ, ड्यू टू ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की वजह से ये क्रॉस है, ठीक है जी, हर एलिमेंट की वजह से ये क्रॉस है, ठीक है जी, हर एलिमेंट की वजह से ये क्या है, क्रॉस है। क्लियर? डीएल क्रॉस आर किया हर एलिमेंट के लिए, क्लियर है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि हर एलिमेंट की वजह से ये क्रॉस है यहां पे, ठीक। अब इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ऐड कर दें सीधा। तो बी का फॉर्मूला निकालने के लिए इंटीग्रेशन डीबी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएल का बचेगा बेटा, इंटीग्रेशन डीएल का बचेगा, इंटीग्रेशन डीएल। यहां पे क्लोज्ड लूप है तो यहां पे क्लोज्ड लूप का साइन लगा दो, क्योंकि लूप क्लोज्ड है ना, क्योंकि लूप क्या है, क्लोज्ड है, तो इंटीग्रेशन डीएल यहां पे ऐसे लगा दो। अच्छा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। आर स्क्वायर क्यों सर बाहर निकाल लिया बेटा, आर तो कांस्टेंट ही है। आर देखो रेडियस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, चारों तरफ रेडियस तो बराबर ही है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल मतलब लेंथ,
सारी लूप की टोटल लेंथ, सारी लूप की टोटल लेंथ, ठीक है ना, सारी लूप की टोटल लेंथ। तो म्यू नॉट आई बाय 4πr² इंटू 2πr इंटू 2πr, ठीक है जी, इंटू क्या आएगा 2πr, ये टोटल लेंथ लूप की 2πr होगी। तो अब देखो यहां पे ये 2 कट गया, 2π से 4π, और r से r यहां पे कट गया, तो ये बन गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बन गई म्यू नॉट आई बाय 2r, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्रॉस। म्यू नॉट आई बाय 2r और मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्रॉस है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्रॉस, म्यू नॉट आई बाय 2r और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। क्रॉस मतलब, ये क्रॉस का मतलब ये मत समझना कि गलत, क्रॉस मतलब क्या इनवर्ड्स, क्रॉस मतलब क्या इनवर्ड्स, यहां पे क्या है इनवर्ड्स है भैया, इनवर्ड्स है, क्या है इनवर्ड्स है। और फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r किसकी वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से, उसके सेंटर पे, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई बाय 2r है। दोबारा बोल रहा हूं, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो क्या बन रही है म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है जी, तो वो उतनी बन गई है, उतनी बन गई है। अच्छा, अब डायरेक्शन देखने का, डायरेक्शन देखने का दूसरा तरीका, टीबी स्पेशल मेथड। आपको देखो यहां पे आपको क्या किया गया, डीएल क्रॉस आर किया ना आपने, डीएल क्रॉस आर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डीएल क्रॉस आर करने की जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे जा रहा है करंट, कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब देखो कहां जा रहा है, थंब देखो कहां जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करोगे वो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन है। तो इसकी वजह से ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, देखो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर, कहां जा रही है अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे क्या मिल रही है क्रॉस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे क्या मिल रही है क्रॉस मिल रही है भैया, दिख रही है आपको। बस आपको कुछ नहीं करना, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या कर लो कर्ल कर लो, बस फिंगर्स को कर्ल करो और आंसर पाओ, फिंगर्स को कर्ल करो और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ठीक। ये ऐसे उल्टा फिंगर्स को कर्ल, मान लो अब करंट उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करो भैया, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो उसमें, तो ओ पॉइंट पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आएगी डॉट आएगी, यानी कि आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है इनवर्ड्स, और इसका मतलब क्या होता है आउटवर्ड्स। फिंगर्स को कर्ल करो सीधा, डीएल क्रॉस आर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आना उससे भी वही है, आना उससे भी वही है, तो करना क्यों है, डीएल क्रॉस आर करने की जरूरत नहीं है, फिंगर्स को कर्ल करो बाहर, यहां पे अंदर, यहां पे बाहर, समझ गए। अरे समझे, समझे बयानी है, समझो, ठीक है ना, इस बात को समझो कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, समझे जानी, समझ गए, ठीक है ना। तो बी नॉट यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल, क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल, तो बी नॉट क्रॉस और यहाँ पे बी नॉट डॉट, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो देख सकते हो, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, तो आपको थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बता देगा, खत्म। अच्छा जी, सवाल, अब आ गए हैं सवाल। फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई बाय 2r, फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक। सुनो, अरे यहां पे टर्न्स आ गई, अगर सर ज्यादा टर्न्स हो जाए, फॉर मोर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स,
अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, मान लो n हो जाए भाई, ऐसे ही इस लूप में n टर्न्स हो जाएं। कितनी टर्न्स? n टर्न्स हो जाएं। तो एक टर्न की वजह से कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2r। तो n की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट n आई बाई 2r। आपको बस कुछ नहीं करना, n मल्टीप्लाई करना है। एक की वजह से कितना? म्यू नॉट आई बाई 2r। और n की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट n आई बाई 2r। खत्म, खत्म। यस सर। तो ये सवाल आया था 1999 में। 1999 का सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर करंट, करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर है, फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 1000, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये म्यू नॉट एन आई बाय 2r, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगाना है आप सीधा सीधा। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करवाना है। करवाना क्या है सर? आप करो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 1000, करंट की वैल्यू 0.1 और रेडियस की वैल्यू भी 0.1, ठीक है ना, करंट की वैल्यू 0.1 और रेडियस की वैल्यू भी 0.1। ये कट गया, ठीक है ना, ये 2, तो ये बन गया 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 और ये 1000, तो ये क्या बन गया? 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। सर पाई वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे भैया पाई की वैल्यू पुट करो, क्यों रो रहे हो? ठीक है ना, पाई की वैल्यू पुट करो। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है। सर बहुत ही अच्छा गा रहे हो, सर बहुत ही अच्छा गा रहे हो, सुन के मजा आ गया और आंसर देख के भी मजा आ गया, कमाल हो गया। 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। खत्म, खत्म। ठीक है जी, 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया, एब्सोल्युटली क्लियर। सीधा फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। आ जाओ फिर इधर। 2 concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radii are 20 and 40 centimeter and they carry 0.2 and 0.3 ampere current in opposite direction. The magnetic field in the Weber per meter square. ये बाद में बताऊंगा बेटा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। ये जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए मान के चलो कि ये वेबर पर मीटर टेस्ला ही होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। बाद में डिटेल करेंगे, बाद में इसकी डिटेल अभी आएगी, ठीक है ना, इसकी डिटेल अभी आएगी, बाद में डिटेल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी बस याद रखो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला ही होता है, टेस्ला ही होता है, टेस्ला ही होता है। ठीक, तो इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछा कि सर ये कौन सी यूनिट में पूछ लिया रे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं, 10 टर्न्स ईच, दोनों की कोई ना कोई टर्न्स होंगी। तो एक लूप को n1 टर्न्स मान लेते हैं, एक लूप की n2 टर्न्स मान लेते हैं। आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे दोनों लाई कर रही हैं। देयर रेडियाई आर 20 एंड 40 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, एंड दे कैरी रिस्पेक्टिवली 0.2 एंड 0.3 एम्पियर करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक में करंट 0.2 एम्पियर है, पहले वाले में। रिस्पेक्टिवली लिखना बेटा, उल्टा मत कर देना कि पहले वाले में 0.3 कर दिया और दूसरे वाले में 0.2 कर दिया। जैसे जैसे लिखा है, जिसमें 20 है रेडियस उसमें 0.2 है, जिसमें 40 है रेडियस उसमें 0.3 है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक है ना। और वैसे भी जो चीज पहले लिखी है उसके हिसाब से पहले, और जो चीज बाद में लिखी है उसके हिसाब से बाद का करंट, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना भैया, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स, अब दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लो एक में इधर है तो एक में इधर है। तो पहले वाली लूप में मान लो इधर करंट मान लिया हमने,
किस तरफ माना है बेटा, किस तरफ माना है, क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, क्रॉस। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बनेगी, क्रॉस बनेगी। दूसरे को करंट ऐसे माना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट माना है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो B2 को डॉट मानेंगे, B2 को डॉट मानेंगे। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी या माइनस होंगी, बताओ। एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, माइनस होंगी। एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तो क्या होंगी, माइनस होंगी भाई, ठीक है ना। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को माइनस किया जाएगा। लेकिन आओ पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर दो, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने B1 माइनस B2 ही किया है तो B1 बड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। बस मैं तो दोनों को माइनस करके आपको दिखा रहा हूं। इसकी वजह से क्या फॉर्मूला होगा, म्यू0 N1 I1 बाय 2 R1 माइनस म्यू0 N2 I2 बाय 2 R2, ठीक है ना, 2 R2। तो म्यू0 बाय 2 N1 I1 बाय R1 माइनस N2 R2 बाय I2, ठीक है ना, N2 I2 बाय R2, ठीक। N1 I1 बाय R1 माइनस N2 I2 बाय R2। तो म्यू0 की वैल्यू देखो, अच्छा म्यू0 बाय 2 को कॉमन लिख लेते हैं, इजी रहेगा, क्योंकि इससे ना म्यू0 को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, इसलिए मैंने कॉमन लिया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कॉमन लेने की क्या जरूरत है, अलग अलग कैलकुलेट कर लो, काम खत्म करो। अरे भैया कॉमन लेने से म्यू0 को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस यही फायदा है, और तो कोई खास फायदा है नहीं। चलो म्यू0 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बाय 2, नंबर ऑफ टर्न्स पहली के 10 इंटू करंट कितना है 0.2, रेडियस 20 बाय 100, रेडियस 20 बाय 100 माइनस N2 कितना है 10 और I2 कितना है 0.3 और रेडियस है 40 बाय 100, रेडियस है 40 बाय 100। मीटर में कन्वर्ट किया बेटा, ये मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए ये जरूरी था ये करना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहीं पे थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, माथा पच्ची यहीं पे करनी पड़ेगी, अगले पेज पे नहीं जाना चाहता मैं। 5 और ये 20 के टेबल पे कटेंगे, 2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 5, तो ये बनेगा 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है ना। और 2.2 इंटू 10 2 बन गया, 2 बन गया, और 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है ना, 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई का। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर हो रही है। 0.2 इंटू 10 ये 2 बन गया, ठीक है ना, ये 2 बन गया कि नहीं बन गया भाई, बन गया सही, ठीक है ना। और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा ये। इसके बाद 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 25 बन गया, 25 इंटू 3 75 होगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। 10 माइनस 7.5, इसका मतलब ये भी है, देखो ये 10 बन रहा है, ये 7 7.5 बन रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या है, ज्यादा है, ठीक है जी। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, बस फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है कब की, ठीक है ना, बस आपको कैलकुलेशन ही सिखा रहा हूं। और हमें म्यू0 की फॉर्म में ही आंसर देना है, हमें म्यू0 की फॉर्म में, हमें तो म्यू0 की फॉर्म में आंसर देना है। तो सर ये तो रहने दो, अरे मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं भैया, मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं, ऑप्शन देखो सर, ऑप्शन देखो, मुझे म्यू0 की फॉर्म में ही आंसर देना है, म्यू0 की फॉर्म में ही आंसर देना है, तो ऐसे ही रहने दो ना, म्यू0 बाई 2, ये म्यू0 बाई 2, और यहां पे 10 में से 7.5 गए तो कितने बने, 2.5, ठीक है ना, 2.5 बन गए, ठीक है ना। तो म्यू0 बाई 2 इंटू 2.5, ठीक है ना, 2.5 यानी कि 25 बाय 10, 5 और बाय 2, तो 5 म्यू0 बाय 4, ठीक है ना, 5 म्यू0 बाय 4, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास म्यू0 बाय 2 इंटू 2.5, तो 2.5 को लिख दिया 25 बाय 10, तो 5 बाय 2, तो 5 म्यू0 बाय 4, ये रहा आंसर।
ठीक है जी, 5 म्यू नॉट बाय 4, तो ये रहा आंसर, खत्म, खल्लास। ठीक है जी, खत्म हो गया। ठीक है जी, दो करंट कैरिंग लूप्स, एक में करंट इधर, एक में करंट उल्टा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी, दोनों को क्या कर दिया, माइनस, ये आ गया आंसर। 5/4 म्यू नॉट, 5 म्यू नॉट बाय 4 या 5/4 म्यू नॉट, एक ही बात है। समझ गए? यस सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है भैया, लूप पे सवाल करेंगे हम, ठीक है ना, लूप पे सवाल करेंगे हम अच्छे से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर for a single turn coil at its center is B, then its value for two turns of the coil for the same wire. क्या ना, एक वायर है, the magnetic field of a given length of a wire for a single turn coil at its center is B. ध्यान से सुनना मेरी बात, एक वायर है, इसकी कोई फिक्स लेंथ है, ठीक है ना, वायर that don't catch fire, तो इसकी कोई फिक्स लेंथ है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न क्वाइल, अगर इस वायर की सिंगल टर्न क्वाइल बना दी जाए, एक टर्न क्वाइल बना दी जाए एट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे बी है, ठीक है ना, इसकी वजह से अगर सिंगल टर्न क्वाइल बना दी जाए, रेडियस आर है मान लो, और करंट आई है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r, उसको कह रहे हैं बी लिख लो, उसको कह रहे हैं बी लिख लो। तो देन इट्स वैल्यू फॉर द टू टर्न्स कॉइल फॉर द सेम वायर। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर इसी वायर के इतनी ही लेंथ के वायर के दो टर्न बना दिए जाएं, इतने में ही दो टर्न बना दिए जाएं, तो मुझे बताओ, लेंथ उतनी ही है भैया, ठीक है ना, आपके पास वायर की लेंथ उतनी ही है, ठीक है ना, उसका एक सर्कल बनाया, इतनी वायर का जोड़ के एक सर्कल बना दिया। अब इतनी ही वायर है, उसके दो बनाने हैं, इतनी ही वायर है, उसके दो बनाने हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या छोटा रेडियस बनेगा? बोलो, क्या छोटा रेडियस बनेगा? यस, छोटा रेडियस बनेगा भाई, करंट तो वही है, ठीक है ना, करंट तो चेंज करने की कोई बात नहीं हुई, लेकिन रेडियस छोटा बनेगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि इसकी दो टर्न्स बनेंगी भैया, ठीक है ना, कितनी टर्न्स बनेंगी? दो टर्न्स, तो 2 टर्न्स बनेंगी यहां पे, 2 टर्न्स, तो n की वैल्यू यहां पे 2 होगी, ठीक है ना, यहां पे 2 टर्न्स बनेंगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसको बी डैश बोल लो, ध्यान से सुनना, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स 2 n i बाय 2r डैश होगा, यहां पे 2r डैश होगा, समझ पा रहे हो, 2r डैश होगा भाई, ये 2r डैश, क्लियर, म्यू नॉट आई बाय 2r, और यहां पे r डैश होगा, रेडियस सेम नहीं होगा, रेडियस सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे 2 हो गई, इसको ऐसे बोल दो, अभी लिखो मत, अभी इसको चाहे n लिख लो, अब इसको 2 लिख दो, ठीक है ना, अब 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब r डैश कैसे निकालें सर, r डैश कैसे निकालें, ये तो पंगा पड़ गया। अब r डैश कैसे निकालें, ये तो पंगा पड़ गया। अब r डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सुनो मेरे भाई, इतनी ही लेंथ है और r रेडियस है, इतनी ही लेंथ है और r रेडियस है, तो अब देखो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2πr, यही लेंथ की एक लूप बनाई है 2πr, तो लेंथ हो गई 2πr के बराबर। अब इतनी ही लेंथ की दो लूप्स बनाई हैं, इतनी ही लेंथ की दो लूप्स बनाई हैं और रेडियस कितना, r डैश, तो 2 इंटू 2πr डैश, 2 इंटू 2πr डैश, इतनी ही लेंथ की अब दो लूप्स बनाई हैं बेटा, इतनी ही लेंथ की पहले एक लूप थी तो लेंथ 2πr के बराबर हो गई, अब उतनी ही लेंथ की दो लूप्स बनाई हैं तो लेंथ 2 इंटू 2πr डैश हो गई, तो दोनों लेंथ हैं तो बराबर ही ना, 2 इंटू 2πr डैश इज इक्वल टू 2πr, इज इक्वल टू 2πr, खत्म, 2π कट गया, तो r डैश हमारे पास क्या बन गया, r बाय 2, r डैश क्या बन गया, r बाय 2 बन गया भाई, r डैश क्या बन गया, r बाय 2, तो म्यू नॉट इंटू 2 इंटू आई अपॉन 2 r डैश, तो r डैश क्या बन गया, r बाय 2, r डैश क्या बन गया, r बाय 2, r डैश क्या बन गया, r बाय 2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर,
तो ये बन गया, देखो ये 2 है यहां पे, एक 2 है यहां पे, ठीक है ना, 2 2 हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं। ये वाला फॉर्मूले का 2 है, ये तो फॉर्मूले का 2 है, ठीक है ना, उसके अलावा 2 2 एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 2r। तो 2 का स्क्वायर इंटू बी, 2 का स्क्वायर इंटू बी, ये आंसर है। म्यू नॉट आई बाय 2r वो बी हो गया, तो आंसर बन गया 4b। आंसर बन गया 4b। मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो गई भैया, मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो गई। बहुत सारे लोग यहां पे सोचेंगे कि सर पहले 1 टर्न थी अब 2 हो गई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड 2 गुनी हो गई। लेकिन बेटा बहुत सारे लोग ये नहीं सोचेंगे कि रेडियस भी तो चेंज हुआ है। जब उसी लूप में 1 लूप थी, अब उसी की 2 बना दी, तो रेडियस भी तो आधा हो गया, तब रेडियस भी तो आधा हो गया, तो वो 2 का स्क्वायर बन गया, वो 2 का स्क्वायर बन गया। तो 2 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 4b। समझ पा रहे हो? यानी कि क्या बन गया, 4b बन गया। उतनी ही लेंथ की, अलग से कोई लूप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी, उतनी ही उसी लेंथ की 2 लूप्स बना दी। अब पहले उसी लेंथ की 1 लूप थी, अब उसी लेंथ की 2 लूप्स बना दी, तो ये 2 का स्क्वायर बन गया भाई, 2 का स्क्वायर बन गया। टीबी स्पेशल, अगर n लूप्स हो जाएं, n लूप्स हो जाएं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। n लूप्स हो जाएं तो बेटा 1 लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r, ये तो सिंगल लूप है, ठीक है ना, सिंगल लूप। अब इसमें क्या होगा, अगर n लूप्स हो जाएं, ठीक है ना, अगर n लूप्स हो जाएं तो b डैश क्या बनेगा, म्यू नॉट, सबसे पहले तो n i अपॉन 2r डैश। तो यहां पे r डैश में क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, 1 लूप है तो 2 पाई r लेंथ। अब उतनी ही लेंथ की n लूप्स बना दी, तो n इंटू 2 पाई r डैश, n इंटू 2 पाई r डैश, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो 2 पाई कट गया, तो r डैश क्या आ गया, r बाय n, r डैश क्या आ गया, r बाय n आ गया भाई। तो म्यू नॉट n i अपॉन 2 टाइम्स r बाय n, तो ये बन गया n स्क्वायर म्यू नॉट i बाय 2r, यानी कि n स्क्वायर b। समझ गए? जो चीज मैंने आपको यहां पे बताई कि 1 2 तो नंबर ऑफ लूप्स का आ गया, ठीक है ना, 2 हो गया, और 1 2 इसकी वजह से आ गया क्योंकि रेडियस आधा रह गया, क्योंकि 1 लूप की बजाय अब 2 लूप हो गई। तो यही चीज यहां पे हुई है कि n लूप हो गई, तो 1 n तो लूप्स का आ गया, और 1 n आ गया रेडियस की वजह से, कि रेडियस r बाय n रह गया, तो n स्क्वायर b बन गया, n स्क्वायर b बन गया भाई। मान लो अगर यहां पे 3 लूप्स होती, 3 लूप्स होती तो b डैश क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 9b, खत्म। 3 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 9b, खत्म, ठीक है ना। 3 लूप्स होती, 4 लूप्स होती तो 4 का स्क्वायर इंटू b। और सच बात बताऊं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, देख लो जरा, 2016 में ये सवाल आ चुका है। पहले वाला जो सवाल था वो 2002 में आया था, तो इसी तरीके का सवाल अब देखो 2016 में रिपीट हुआ है। तो सवाल रिपीट होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं आते सवाल, ना 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 ना, बिल्कुल सेम नहीं आते, थोड़ा सा फर्क करके आते हैं। तो यहां पे सवाल क्या आया है, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट is bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular loop of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be. भाई पहले 1 लूप में उसको बेंट किया, अब फिर उसी वायर को n में कर दिया, कहां गया, n स्क्वायर b टीबी स्पेशल। ये याद रखना है भाई, याद रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सीधा टीबी स्पेशल लगाना, खत्म बात। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, सीधा टीबी स्पेशल, खत्म, सवाल खत्म। आप नहीं खत्म, सवाल खत्म। सवाल का खात्मा करना भाई, हाँ, पढ़ के सॉल्व करके, ऐसे नहीं कि ऐसे ही खात्मा कर दो। ऐसे कैसे करोगे भाई, ऐसे कैसे करोगे। चलो अगला सवाल आओ। अब यह है 2012 का सवाल, 2012 में आया था ये। चलिए सवाल देखिए, 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r, 2 कॉइल्स की बात हो रही है, रेडियस r है दोनों का, आर लाइंग कंसेंट्रिकली, सेंटर एक है दोनों का, विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, उनके प्लेन्स
एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, मतलब कि ये वाला केस नहीं है। कौन सा केस सर? ये वाला केस नहीं है, क्योंकि सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है ना, सेम प्लेन में नहीं है, तो ये वाला केस तो नहीं है। तो फिर केस कौन सा है? केस कौन सा है आइए देखते हैं। द करंट फ्लोइंग इन देम आर I and 2I रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, सुनो ध्यान से, देखो अगर हम लूप बनाते हैं, किसी भी लूप को अगर आप XY प्लेन में बनाते हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड Z में आती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना, सवाल तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं लूप को बना रहा हूं XY प्लेन में, X और Y, ठीक है ना, अगर मैं लूप को XY प्लेन में बना रहा हूं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो Z में आएगी, अंदर की तरफ, या उल्टा करंट मानोगे तो बाहर की तरफ, ठीक है ना। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है? Z में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है? Z में आ रही है। अगर लूप किस प्लेन में है? XY प्लेन में। लूप XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड Z में आ रही है भाई मेरे, सुनो ध्यान से। अब अगर इसी लूप को मैं YZ प्लेन में रखूं, इसी लूप को मैं YZ प्लेन में रखूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी लूप को मैं YZ प्लेन में रखूं ऐसे, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए देखो, YZ प्लेन ऐसे रखी हुई है लूप, सर्कुलर नहीं बनाई, वैसे सर्कुलर है लेकिन दिखाई YZ प्लेन है ना, तो ऐसे ही दिखाई जाती है, ये ऐसे, समझ पा रहे हो, है सर्कुलर ही, थोड़ा सा साइड व्यू है, समझ पा रहे हो ना, YZ प्लेन में ये देखो, ये Y, ये Z है, ये Y है, ये Y, ये Z, ये Y, ये Z, ये Y, ये Z, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? YZ प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया? YZ प्लेन हो गया बेटा, YZ प्लेन। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? अब XY प्लेन की वजह से Z में आई है तो YZ की वजह से X में जानी चाहिए, ठीक है ना, YZ की वजह से X में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए। अच्छा, अब ऐसा मान लो कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ऐसा मान लो कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ऐसे मान लो कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, अज्यूम करो, फील करो थोड़ा सा कि ये है, ऐसे लूप है आपकी तरफ, ये देखो ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? ऊपर से करंट बाहर, नीचे से अंदर, ऊपर से करंट बाहर, नीचे से करंट अंदर, ऊपर से करंट बाहर, नीचे से करंट अंदर, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट बाहर आ रहा है। तो यहां पे करंट का डॉट लिख दो, करंट लिख देता हूं मैं साथ में, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैं सिर्फ करंट की डायरेक्शन बता रहा हूं यहां पे। और नीचे से करंट क्रॉस जा रहा है, नीचे से करंट क्रॉस जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में? एक्स में। देखो फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स ऐसे, ये देखो फिंगर्स बाहर की तरफ, इधर देखो करंट बाहर आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं मैं, राइट हैंड है ये लूप है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, तो ये देखो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्स में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? एक्स में। सिमिलरली ये एक्स जेड प्लेन है तो सॉरी वाई जेड प्लेन है तो एक्स में जा रही है, वाई जेड प्लेन है तो एक्स में जा रही है, एक्स वाई प्लेन है तो जेड में जा रही है, तो एक्स जेड प्लेन होगा तो किस में जाएगी? वाई में। एक्स जेड प्लेन होगा तो किस में जाएगी? वाई में। भाई एक्स वाई प्लेन है तो जेड में जा रही है, वाई जेड प्लेन है तो एक्स में जा रही है, और एक्स जेड प्लेन होगा तो वाई में जाएगी। समझ में आई बात? एक्स वाई प्लेन तो जेड में, वाई जेड प्लेन तो एक्स में, एक्स जेड प्लेन तो वाई में, परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जाएगी। तो यहां पे
यही कंसेप्ट यहां पे यूज होना है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब यहां पे कह रहे दो परपेंडिकुलर लूप्स हैं जो राइट एंगल पे हैं, जिनका सेंटर एक ही है, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर लूप्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं, ठीक है ना। तो एक लूप तो आप एक्स वाई प्लेन वाली मान लो, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। एक लूप तो आप एक्स वाई प्लेन वाली मान लो और दूसरी लूप आप वाई जेड प्लेन वाली मान लो, ठीक है ना। दूसरी लूप आप वाई जेड प्लेन वाली मान लो। तो एक्स वाई प्लेन वाली जो लूप है उसकी वजह से जेड में आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और वाई जेड प्लेन वाली जो लूप है उसकी वजह से एक्स में आएगी, उसकी वजह से एक्स में आएगी। तो एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक जेड कंपोनेंट होगा। मतलब जो भी दो कोई भी मान लो, ठीक है ना। एक्स वाई में मान सकते हो आप कंपोनेंट, एक्स जेड में मान सकते हो, वाई जेड में मान सकते हो। जो भी दो हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है जी, आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक की वजह से देखो रेडियस दोनों का आर है, करंट आई है और एक में 2i है, ठीक है ना। एक में आई है और एक में 2i है। तो इसमें आई मान लो, इसमें आई मान लो, ठीक है ना, रेडियस आर है। तो एक्स वाई प्लेन में जो लूप है उसमें करंट आई है और वाई जेड प्लेन में जो लूप है उसमें करंट 2i है, ठीक है ना, उसमें करंट 2i है। तो ये क्या बनेगा, इसको i1 कह दो, इसको i2 कह दो। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है ना, B1 कौन से वाली, एक्स वाई प्लेन वाली लूप की वजह से, एक्स वाई प्लेन की वजह से BZ वाली मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो म्यू नॉट I1 बाय 2R, म्यू नॉट I बाय 2R होता है ना, म्यू नॉट I बाय 2R। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स वाली आएगी भैया, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी आएगी, एक्स वाली आएगी, I2, ठीक है ना। कौन सी आएगी, एक्स वाली आएगी, दैट इज I2, म्यू नॉट I2 बाय 2R, म्यू नॉट I बाय 2R, ठीक है जी। वहां पे I2 आ गया और यहां पे एक्स वाली आएगी, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाली आएगी, ठीक है जी। तो दोनों को स्क्वायर सम अंडर रूट पाइथागोरस लगानी है, एक एक्स में एक जेड में, ठीक है जी। तो म्यू नॉट बाय 2R, म्यू नॉट I1 बाय 2R, वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं। म्यू नॉट I बाय 2R, म्यू नॉट I2 बाय 2R, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है ना, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है ना, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो भैया ये देखो, यहां पे ध्यान से इस बात को समझिएगा, म्यू नॉट I1 बाय 2R, म्यू नॉट I2 बाय 2R, ठीक है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाय 2R तो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। अब ये देखो क्या बनेगा, म्यू नॉट स्क्वायर I1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर R स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर बाय I2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है जी। ये बन गई यहां पे चीज। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय 2R तो दोनों में कॉमन है, वो तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। म्यू नॉट I बाय, देखो म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर, 2 स्क्वायर R स्क्वायर, R स्क्वायर, वो तो कॉमन है। तो बचेगा अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, बचेगा अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है जी। ये बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। I स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर, ठीक है ना, 2i यानी कि 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5i स्क्वायर बन गया, यानी कि अंडर रूट 5i, तो 5 अंडर रूट 5 म्यू नॉट I बाय 2R, अंडर रूट 5 म्यू नॉट I बाय 2R, ये आंसर है, अंडर रूट 5 म्यू नॉट I बाय 2R। क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट नहीं। ध्यान देना, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि दो कंसेंट्रिक लूप्स हैं, अलग अलग प्लेन्स में थी, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में थी। तो मैंने दो परपेंडिकुलर प्लेन्स एक्स वाई और वाई जेड प्लेन मान लिए, ठीक है ना। एक्स वाई की वजह से जेड में और वाई जेड की वजह से एक्स में, अगर एक्स जेड मानते तो उसकी वजह से वाई में आ जाती, ठीक है ना। तो दोनों की वजह से, अब एक की वजह से I1 I2, I1 बाय म्यू नॉट I1 बाय 2R, म्यू नॉट I2 बाय 2R, म्यू नॉट बाय 2R कॉमन है तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स हो जाते, इफ 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स
तो टीबी स्पेशल, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैग्नेटिक फील्ड होती म्यू नॉट बाई 2r, अगर रेडियस बराबर है तो उसमें तीनों का स्क्वायर आ जाता, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर। समझ गए? टीबी स्पेशल। इफ रेडियस इक्वल, अगर इनके रेडियाई आपस में इक्वल हैं तो म्यू नॉट बाई 2r I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर और I3 स्क्वायर, मतलब तीनों का, है ना, तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ठीक है ना, तीनों कंपोनेंट आ जाते, ठीक है ना, तीनों कंपोनेंट आ जाते तो ये कर लेते। अब यहां पे दो कंपोनेंट है तो इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बनवाया। देखो कोई मकसद नहीं था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये I1 I2 क्यों लिख रहे हो, सीधा डायरेक्ट I1 I2 की आप वैल्यू क्यों नहीं पुट कर देते यहाँ पे। बेटा जो भी मैं करवाता हूं उसका मकसद है, ठीक है ना, तो ये मुझे फॉर्मूले टाइप में आपको बनवाना था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो √5 म्यू नॉट I बाई 2r ये आंसर है। ठीक जी, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है n रोटेशंस, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना मैग्नीट्यूड है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर, करंट कैरिंग आर्क की वजह से, एक आर्क है भैया, सिर्फ एक आर्क है, ठीक है ना, लूप नहीं है पूरी, क्या है, आर्क है भैया, पूरी लूप नहीं है, क्या है, सिर्फ आर्क है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आइए देखते हैं। पानी 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 पानी, पूरी लूप नहीं है, आर्क है, ठीक है जी। करंट आई है, एंगल पूरा नहीं बन रहा, सिर्फ थीटा एंगल बन रहा, ठीक है ना, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा बच्चा, ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल, यहां पे पूरी लूप थी, हमने 2 पाई आर लिखा था, यहां पे अब आर्क होगी हमारे पास, ठीक है ना, तो म्यू नॉट I बाई, वहां पे फर्क कहां पे आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस, इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डीएल। अब देखो इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल होगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन डीएल क्या बनेगा, समझो इस बात को, डीएल होती है लेंथ, तो इस लूप की लेंथ कितनी होगी, आर थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू, या आर्क लेंथ मान लो, आर्क लेंथ एल मान लो, तो थीटा होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो एल हो गया हमारे पास आर थीटा, एल हमारे पास कितना हो गया, आर थीटा हो गया भैया। तो इसकी जो पूरे की लेंथ है, अब क्लोज्ड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ये क्लोज्ड साइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी क्लोज तो हो ही नहीं रही लूप, पूरी क्लोज तो हो ही नहीं रही, तो इंटीग्रेशन डीएल है बस, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, और एल की वैल्यू कितनी है, आर थीटा, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू आर थीटा, इंटू आर क्या होगा, थीटा होगा, बस आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट I थीटा, म्यू नॉट I थीटा बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट I थीटा बाय 4 पाई आर, ठीक है जी। तो म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है जी, म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, तो दिस इज द फाइनल आंसर, तो ये हमारे पास बन गया है, ठीक है, क्लियर है जी। तो म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, क्लियर है, ओके। तो ये बात आपको पूरे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ये सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है ना, बस थीटा की वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करनी है बस आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। थीटा की वैल्यू जैसे मान लो कंप्लीट लूप है,
कंप्लीट लूप, तो थीटा की वैल्यू उसके लिए क्या है 2 पाई। तो फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। तो म्यू नॉट आई थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 4 पाई आर। तो ये कट गया, तो क्या बना म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये तो वही आंसर आ गया, ये तो वही आंसर आ गया, ये तो वही आंसर आ गया भैया। अच्छा, अगर हाफ लूप है, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, अगर लूप सेमी सर्कुलर है, ऐसे है, पूरी नहीं है, सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है जी, पूरी नहीं है, सेमी सर्कुलर लूप है, तो थीटा कितना है पाई। थीटा कितना है पाई, है ना, सेमी सर्कुलर लूप है तो थीटा कितना है पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया, तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर, आधा रह गया। अब आप देखो, खुद सोचो यार, म्यू नॉट आई बाय 2 आर ये पूरी लूप के लिए है, तो आधी लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 आर होगा, आधा रह जाएगा। अच्छा, क्वार्टर लूप हो गई, क्वार्टर लूप, वैसे तो आप बता सकते हो, वैसे तो आप बता सकते हो सेमी का भी आधा रह जाएगा, ये आधा सर्कल है, क्वार्टर लूप मतलब 1/4 सर्कल, तो उसका भी आधा, उसका भी आधा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। तो यहां पे पाई बाय 2 पुट कर दो, ठीक है ना, तो म्यू नॉट आई बाय 8 आर आ जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनी म्यू नॉट आई बाय 8 आर, मैग्नेटिक फील्ड बनी म्यू नॉट आई बाय 8 आर। तो ये म्यू नॉट आई बाय 2 आर कंप्लीट लूप के लिए, और आधी लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और उससे भी आधी भी लूप है तो म्यू नॉट आई बाय 8 आर। भाई पूरी लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आधी लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 आर, उससे भी आधी लूप म्यू नॉट आई बाय 8 आर, 2 आर 4 आर 8 आर, 2 आर 4 आर 8 आर, ठीक है ना। म्यू नॉट आई बाय 2 आर ये पूरी लूप के लिए, आधी लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और उससे भी आधी कर दो तो म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ठीक है जी। 2 आर 4 आर 8 आर, ध्यान समझना, पूरी लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 आर, उससे भी आधी तो 4 आर, उससे भी आधी तो 8 आर, उससे भी आधी तो 16 आर, उससे भी आधी तो 32 आर, उससे भी आधी तो 64 आर, उससे भी आधी तो 128 आर, आधा 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 होता चला जाएगा। समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। भावनाओं पे कंट्रोल रखिए सर, और इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इन द फिगर शोन इज, दो लूप्स हैं बेटा, आधी आधी दो लूप्स हैं, ये R1 और ये R2, ऐसे करंट जा रहा है, समझ गए, ऐसे करंट जा रहा है। तो ये R1 है और ये करंट I है, ये करंट I है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो म्यू नॉट आई बाय 4R होगी, और यहां पे आएगा म्यू नॉट आई बाय 4R1। देखो आधी लूप की वजह से क्या, म्यू नॉट आई बाय 4R, तो म्यू नॉट आई बाय 4R1, ठीक है ना, करंट आई है। अब दूसरी लूप में भी करंट तो सेम ही जा रहा है, करंट तो सेम ही जा रहा है, रेडियस क्या है R2, तो उसकी वजह से क्या होगा म्यू नॉट आई बाय 4R2। एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ये देखो, दूसरे की वजह से डॉट, एक की वजह से क्रॉस, दूसरे की वजह से डॉट, ठीक है ना, इसकी वजह से क्रॉस आ रही है और दूसरे की वजह से डॉट आ रही है, ठीक है ना, दूसरे की वजह से डॉट आ रही है, जिसका रेडियस R2 है। जितना बड़ा रेडियस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रेडियस नीचे आ रहा है। देखो आप ध्यान से, करंट वगैरह तो सेम है, सिर्फ रेडियस का फर्क है। जिसका रेडियस बड़ा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है ना, रेडियस बड़ा इसका है तो ऑब्वियसली B1 ग्रेटर देन B2 आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, क्रॉस बनेगी, क्योंकि क्रॉस वाला ज्यादा है, ठीक है ना, क्रॉस वाला ज्यादा है, डॉट वाला कम है। तो नेट क्या बनेगा, म्यू नॉट, यानी कि B1 में से B2 घटा दो, B1 में से B2 घटा दो, तो म्यू नॉट बाय 4R, सॉरी म्यू नॉट आई बाय 4, ये तो कॉमन आ गया,
म्यू नॉट आई बाय 4 ये तो कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, और डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस, डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। तो म्यू नॉट आई बाय 4 1/r1 माइनस 1/r2, ये रहा आंसर। क्लियर है जी। म्यू नॉट आई बाय 4r1 माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r2, म्यू नॉट आई बाय 4r1 माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r2, ठीक है ना। म्यू नॉट आई बाय 4 ये तो कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू नॉट आई बाय 4 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है जी। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी। क्रिस्टल क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर ये भी तो है, बता रहा हूं मैं, डाउट क्लियर कर रहा हूं। अगर डाउट नहीं है तो मैं खुद डाउट लाऊंगा पहले और फिर उसको क्लियर करूंगा। तो ये भी तो है सर, ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन भी तो है। ये तो लूप्स की तो आपने बात कर ली, आपने सर स्ट्रेट लाइन पोर्शन की बात नहीं करी, इधर ध्यान दो। ये पोर्शन, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो, ये पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन की वजह से क्यों नहीं लिखी, इसकी वजह से, और इस पोर्शन की वजह से क्यों नहीं लिखी सर? अरे भैया आप याद करो, पिछला लेक्चर जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा, करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, 0 मिलती है। ये पिछले लेक्चर की बात है। एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो ये करंट की बिल्कुल सीध में पॉइंट है, ये करंट की बिल्कुल सीध में पॉइंट है, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी ड्यू टू स्ट्रेट पोर्शंस। स्ट्रेट पोर्शंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। स्ट्रेट पोर्शंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, 0 बनेगी भैया। स्ट्रेट पोर्शंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, 0, क्या बनेगी, 0, क्या बनेगी, 0 बनेगी। क्लियर है? तो पूरी तरीके से आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, पूरे तरीके से आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए इनको कंसीडर नहीं किया, इसीलिए इनको कंसीडर नहीं किया। एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 ही मिलेगी। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको एज अ होमवर्क रखो, इसको एज अ होमवर्क रखो भैया। फिर होमवर्क रखना भी तो जरूरी है। हाँ सर जरूरी है। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कंबाइंड वायर एंड लूप। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लूप भी होगी और वायर भी होगी। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें देखो वायर भी है, स्ट्रेट वायर और लूप भी है, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर और लूप भी है। लेकिन अभी जो है इसमें स्ट्रेट वायर की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गई थी। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्ट्रेट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, स्ट्रेट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वायर कौन सी, स्ट्रेट वायर, और लूप की वजह से कंबाइंड क्वेश्चंस, ठीक है ना, कंबाइंड क्वेश्चंस। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। इस क्वेश्चन को करने से पहले आओ इस क्वेश्चन पे आए। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इन्फिनिटी, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है बेटा नीट के अंदर, इस कंसेप्ट पे नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है नीट 2015 में, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये यू शेप्ड वायर है बेटा, यू शेप्ड वायर है। इसके अंदर 2 स्ट्रेट पोर्शंस हैं, 2 स्ट्रेट पोर्शंस हैं, 2 स्ट्रेट वायर्स हैं, ठीक है ना, एंड 1 सेमी सर्कुलर वायर है। दिख रही है, सेमी सर्कुलर वायर है।
ये दो स्ट्रेट वायर्स हैं, इन्फिनिटी लेंथ उधर तक जा रही है और एक सेमी सर्कुलर वायर है। यहां पे पॉइंट O है और इसका रेडियस R है। तो आपको O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भैया, O पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, सो दैट शुड बी फाइंड। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आओ देखें। आओ भैया इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, इसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये वायर, फिर ये। ठीक है जी, सबसे पहले स्ट्रेट पोर्शन की वजह से देख लेते हैं। ये देखना, ऐसे करंट आ रहा है, O पॉइंट इधर है। ये सेमी इन्फिनाइट वाला केस बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भैया, सेमी इन्फिनाइट वाला केस बन गया। ये सेमी इन्फिनाइट वाला केस बन गया। रेडियस तो इधर से भी आ रही है, ठीक है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है ना, इसको दिखाया नहीं है, ठीक है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको दिखाया नहीं है, लेकिन है ये भी आ रही, ठीक है ना। ये क्योंकि आपको समझ में आ जाए तो इसलिए मैंने यहां पे दिखा दिया। तो यहां पे O पॉइंट है। ये सेमी इन्फिनाइट वाला केस है कि इस वायर का एक एंड हमें पता है, ठीक है ना, इस वायर का एक एंड हमें पता और दूसरा एंड नहीं पता। सेमी इन्फिनाइट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0I/4πr होती है। सेमी इन्फिनाइट की वजह से, इन्फिनाइट वायर की वजह से μ0I/2r होती है, 2πr होती है, और सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से μ0I/4πr होती है। ठीक है ना, एक एंड पता है, दूसरा एंड इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन देखो किस तरफ होगी, डायरेक्शन देखो, अरे ये देखो नीचे जा रहा है करंट, ये देखो नीचे जा रहा है करंट, और फिंगर्स का कर्ल देखो O पॉइंट पे, फिंगर्स का कर्ल कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखो करंट, थंब मान लो करंट को, फिंगर्स का कर्ल कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको 1 बोल देता हूं, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0I/4πr, ठीक है ना, डॉट डॉट। क्लियर। दूसरी वायर ऐसी है, ठीक है ना, दूसरी वायर ऐसी है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, दूसरी वायर ऐसी है। तो इसकी वजह से ये देखो कहां आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहां आ रही है, बाहर। तो ये भी सेमी इन्फिनाइट है, ये भी सेमी इन्फिनाइट है, तो इसको नंबर 2 बोल दो। इसकी वजह से भी बाहर आ रही है μ0I/4πr डॉट, ठीक है जी, डॉट। क्लियर हो रहा है। 1 की वजह से डॉट, 2 की वजह से O पॉइंट पे डॉट, ठीक है ना, कोबरा स्टाइल, कोबरा कोबरा दिख रहा है, कोबरा स्टाइल, ठीक है जी, कोबरा स्टाइल। तो μ0I/4πr ये दोनों की वजह से हो गया और दोनों की वजह से डॉट हो गया। अब तीसरा बचा है, तीसरा बचा है ये सेमी सर्कुलर लूप, तीसरी बची है ये सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है ना। O पॉइंट पे रेडियस R है, ठीक है ना, O पॉइंट पे रेडियस R है, ये देखो O पॉइंट पे रेडियस R है, दिस, समझ गए। तो इसको थर्ड बोल दो, μ0I/4r, और डॉट बनेगा, ये भी क्या बनेगा, डॉट। देखो डॉट क्या बन रहा है, डॉट। क्लियर हो गया, डॉट बन रहा है भाई, ये भी सेमी सर्कुलर वायर है तो μ0I/4r। बस तीनों डॉट आ रहे हैं तो तीनों की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दो, B1 B2 B3 तीनों ऐड हो जाएंगी बेटा, B0 B1 B2 B3 तीनों ऐड कर दो, B1 B2 B3 तीनों ऐड कर दो भाई, तीनों ऐड कर दो। देखो यहां पे μ0I/4πr, μ0I/4πr और μ0I/4r, तो μ0I/4πr, μ0I/4πr और μ0I/4r,
म्यू नॉट आई बाय 4r कॉमन आ गया 1/पाई +1। सर क्यों जान खा रहे हो सर, क्यों जान खा रहे हो? तो म्यू नॉट आई बाय 4r और ये बन गया 2/पाई +1 और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डॉट। म्यू नॉट आई बाय 4r 2/पाई +1 2/पाई +1 और मैं आंसर क्या है? डॉट। आंसर क्या है? डॉट। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है ना? 100% क्लियर, समझ में आना चाहिए। अगला सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, होमवर्क क्वेश्चन। इसमें भी स्ट्रेट वायर आपको दिख रही होगी, ठीक है ना? ये डॉटेड 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 जो दिखा रखी है मतलब इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है, तो I1 ऐसे जा रहा है करंट और ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल के आ रहा है, ठीक जी? हाँ, तो इसकी वजह से आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कहां पे? O पॉइंट पे। क्लियर? तो ये आपके लिए होमवर्क है, अभी समझा दिया, अभी इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। चलो, अब बात आ रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, एक्सिस पे। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है भाई, एक्सिस पे। आओ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी करना पड़ता है, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी करना पड़ता है। मान लो कि रिंग YZ प्लेन में है, मान लो कि रिंग YZ प्लेन में है बेटा। किस प्लेन में है? YZ प्लेन में, ऐसे रखी हुई है। अभी बताया था आपको YZ प्लेन कैसे होता है, ऐसे। इसकी एक्सिस कौन सी होगी? X। इसकी एक्सिस कौन सी होगी? X होगी। इसकी एक्सिस होगी X वाली, ठीक? तो आपको ये सेंटर है, ठीक है ना? ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है X। ये P पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है X और ये रेडियस है। इसको रेडियस को अब मैं A मान लेता हूं। A मानना है चाहे R मानना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? तो मैं इसको R मान लेता हूं, R ही मान लेते हैं, ठीक है जी? X इसकी एक्सिस पे पॉइंट हो गया और ये R डिस्टेंस हो गया। अब इसमें करंट कैरिंग लूप है। ये कैसी लूप है? करंट कैरिंग लूप है। इस लूप में करंट आ रहा है, ठीक है ना? YZ प्लेन में है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है। ये देखो, ये लूप है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। ये देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है। क्लियर आ रही है बात? क्लियर आ रही है? तो ऊपर से करंट का डॉट दिखा दो। ये करंट का डॉट है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डॉट नहीं है। और नीचे करंट का क्रॉस दिखा दो कि ऊपर से करंट का डॉट और नीचे से करंट का क्रॉस। ऊपर से डॉट और नीचे से क्रॉस, ऊपर से डॉट और नीचे से करंट का क्रॉस। तो अब बहुत सारे करंट एलिमेंट्स हैं यहां पे, ना जाने कितने करंट एलिमेंट्स हैं। इसकी वजह से मुझे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, लेकिन मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ करंट एलिमेंट 2 देखने पड़ेंगे, बस उसी के हिसाब से मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब इंटीग्रेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि करना ही पड़ना है भाई, ठीक है ना? कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन तो होगा ही, चाहे आसान ही हो। आसान है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। बस मुझे 2 करंट एलिमेंट देखने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसी के हिसाब से मैं बाकियों का हिसाब लगा लूंगा, ठीक है ना? इनके हिसाब से। तो ऊपर वाला जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन कहां है? बाहर। ये देखो, बाहर 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 बाहर। समझ गए? तो इसका जो डीएल है वो डॉट है। और आपको किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? पी पॉइंट पे। ये वेक्टर आर है, आर वेक्टर होता है,
ठीक है ना, ये वेक्टर आर वेक्टर होता है। तो मैं एक काम करता हूं, इस रेडियस को ना मैं ए लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे जनरली इसको आर वेक्टर लिखने की आदत है। ठीक है ना, तो रेडियस को ए मान लेते हैं, रेडियस ए, मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूं। ठीक है ना, रेडियस ए है। ठीक है ना, स्मॉल आर नहीं है, आर वेक्टर ये है। डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है क्योंकि करंट बाहर की तरफ है, और आर वेक्टर उस तरफ होता है जिस तरफ पॉइंट पी होता है। आर वेक्टर इस तरफ होता है बेटा। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। ठीक है जी, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। अब ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, करो भैया। डीएल से आर की तरफ, डीएल बाहर की तरफ है, ये देखो, ये रहा डीएल। ठीक है ना, दिस इज द डीएल वेक्टर, दिस इज द डीएल वेक्टर। ध्यान से देखो, डीएल से आर की तरफ जाना है भाई, डीएल से आर की तरफ जाना है। देखो ध्यान से, डीएल, ये डीएल है, डीएल की तरफ फिंगर्स करो और आर की तरफ मोड़ो इसको। थंब देखो कहां जा रहा है, डीएल की तरफ फिंगर्स करो और आर की तरफ मोड़ो, डीएल की तरफ फिंगर्स करो और आर की तरफ मोड़ो, ये देखो ऐसे जा रहा है। डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर करना है भाई, डीएल क्रॉस आर करना है। डीएल की तरफ फिंगर्स हैं, डीएल की तरफ फिंगर्स हैं, यानी कि बाहर की तरफ फिंगर्स हैं, ये देखो, और आर की तरफ मोड़नी है, आर की तरफ मोड़नी है ऐसे, या आर की तरफ मोड़नी है, ये देखो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये है डायरेक्शन परपेंडिकुलर इसके। ये डीबी होगा, इसकी वजह से छोटी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि छोटा करंट एलिमेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा भैया, इसके परपेंडिकुलर आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? वैसे भी क्योंकि डीएल क्रॉस आर करना है बेटा, तो डीएल क्रॉस आर करना है, क्योंकि जो डीबी की मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल क्रॉस आर से मिलेगी, तो वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी। अब डीएल वेक्टर किस तरफ है, जेड में। ठीक है ना, आर वेक्टर ऐसे है, तो ये डीबी वेक्टर देखो, डीबी वेक्टर देखो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये डीबी वेक्टर हो गया। ठीक है ना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो ये डीबी वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, डीबी वेक्टर हो गया भैया, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है ना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर। ठीक है ना, डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो ये डीबी वेक्टर आ गया। ठीक है ना, दिस इज द डीबी। क्लियर? यस सर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और दोनों के परपेंडिकुलर है, डीएल के तो परपेंडिकुलर है क्योंकि डीएल जेड में आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, और आर के भी परपेंडिकुलर है, और आर के भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इधर करो, सिमिलरली इधर करो, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है भाई, और डीएल अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है भाई। अब अपने फिंगर्स को ऐसे लेके जाओ अंदर की तरफ, ये देखो, अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ लेके जाओ, ध्यान से देखना भाई, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं मैं, अंदर की तरफ ले गया और आर की तरफ मोड़ दो। देखो अंदर की तरफ ले गया और आर की तरफ मोड़ दिया, ऐसे टेढ़ा, ऐसे आ रहा है, देखो ये डायरेक्शन, ये देखो टेढ़ी डायरेक्शन आ रही है, दिख रही है आपको? डीएल देख लो भाई ध्यान से, डीएल अंदर की तरफ है। ठीक है ना, इधर से ही बनेगा मेरे से, तो डीएल अंदर की तरफ है, डीएल अंदर की तरफ है, और आर क्रॉस आर उधर देखो ऐसे आ रही है डायरेक्शन, इस तरीके से ये डायरेक्शन आ रही है। क्लियर आ रही है बात समझ में? दिस शुड बी रियली रियली क्लियर। डीएल अंदर की तरफ है और ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर। ठीक है जी, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। ठीक है ना, डीएल अंदर की तरफ, क्रॉस आर इधर की तरफ, तो ये ऐसे आ रहा है डीबी वेक्टर। चल तो उल्टा भी रहा है ये, है ना, सीधा पकड़ लिया अभी। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर। ये डीबी डीबी आ गए। अब इसके डीबी के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे भैया। देखो कोई अगर सोचे कि B इज इक्वल्स टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन डीबी कर दूंगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते सर। यहां पे तो किया था आपने, डाउट होता है बच्चों को, मैं सारा डाउट क्लियर करता हूं। तो सर यहां पे तो आपने B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीबी किया था, यहां पे क्यों किया था? यहां पे बेटा सारे डीबी की डायरेक्शन क्रॉस आ रही थी,
सारे के सारे डीबी इस एलिमेंट की वजह से भी तो क्रॉस आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम करना मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो डायरेक्ट कर दिया वहां पे, वो क्या कर दिया? डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट। लेकिन यहां पे पंगा क्या है? यहां पे डीबी, इस डीबी की डायरेक्शन ऐसे है, इसकी ऐसे है, तो सेम नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, सम नहीं कर सकते ऐसे, ये गलत है। फिर क्या करेंगे सर? ये नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन नॉट सेम, इस वजह से ये नहीं कर सकते। फिर अब कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अब क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। अब क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन सबसे पहले डीबी लिख लो, डीबी लिख लो भाई, ठीक है ना। डीबी लिखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू डी एल साइन थीटा बाय डिस्टेंस कितना है? आर, इसका स्क्वायर, और साइन थीटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल, और साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा थीटा डीएल और आर के बीच एंगल, डीएल आ देखो जेड में आ रहा है, आर इस प्लेन में है, ये देखो भाई, इसको समझो। क्या डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये पेन बाहर की तरफ आ रहा है, जेड में आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में। डीएल और आर के बीच एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भैया ये आर है, मेरे को बताना जरा, ये मेरी उंगली आर वेक्टर है और ये डीएल वेक्टर है, क्या आपको दोनों में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? क्या आपको दोनों में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे ये डीएल अंदर है, सिमिलरली यहां पे ये डीएल अंदर है और ये आर वेक्टर है, ठीक है ना। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, क्या इनमें एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? ये जेड में है बेटा, जेड में है, ठीक है ना, ये जेड में है, बाहर निकल के आ रहा है, और ये आर है, तो इसके तो परपेंडिकुलर ही है भैया। आर तो इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ऐसे समझो, आर तो इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और डीएल वेक्टर बाहर आ रहा है, और यहां पे डीएल वेक्टर अंदर जा रहा है, दोनों ही जगह पे थीटा 90 है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पे डीएल, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पे डीएल, ठीक है जी, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पे डीएल, यहां पे डीएल, और साइन 90, साइन 90 क्या है? 1, साइन 90 क्या है? 1। चलो बहुत अच्छी बात हो गई। अब इंटीग्रेशन करना है जी, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट करो, अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा अब गंद कम मचाएंगे हम यहां पे, ठीक है। कंपोनेंट करते हैं इसके, डीबी डीबी, ये एक्स, ये ए और ये आर, ठीक। इस एंगल को फाई मान लो, फाई, क्योंकि थीटा तो 90 है ना, थीटा मत मानना, इस एंगल को फाई मान लो, दोनों फाई फाई होंगे, ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा भाई, ये फाई 90, ठीक है ना, और फाई 90 प्लस एक्स, इसको एक्स मान लो, सॉरी, या फाई डैश मान लो, फाई डैश, मिलके 180 डिग्री हैं कि नहीं है? लीनियर पेयर बना रहे हैं, फाई 90 और फाई डैश, तो फाई डैश क्या आ गया? 180 माइनस 90 माइनस फाई, तो 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई बन गया भाई। सिमिलरली ये भी फाई डैश, यहां पे भी 90 माइनस फाई बन गया, 90 माइनस फाई, ठीक, ये बन गए। अब ध्यान से समझो, यहां पे ये 90 माइनस फाई है, तो इधर ये वाला एंगल फाई होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई,
ये फाई, ये पूरा 90 है, ये एंगल 90 माइनस फाई हो गया, ये एंगल 90 माइनस फाई हो गया, तो ये फाई होगा, ठीक है ना, और ये भी फाई होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल फाई होगा। भैया एक बात समझो, ये डीबी है, ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो ये फाई होगा कि नहीं होगा? बताओ ना, ये फाई होगा। तो ये डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई, और ये डीबी कॉस फाई, ये डीबी का कंपोनेंट फाई के साथ वाला कॉस फाई, और 90 माइनस फाई के साथ वाला साइन फाई, तो ये डीबी साइन फाई, ये डीबी साइन फाई, इसका भी डीबी साइन फाई, और इसका भी डीबी साइन फाई, ठीक है जी, इसका भी डीबी साइन फाई और इसका भी डीबी साइन फाई, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। साइन फाई वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे भैया, साइन फाई वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब ये दो कंपोनेंट नहीं है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे हम डीबी साइन फाई 2 गुना कर देंगे, नहीं, 2 कंपोनेंट्स नहीं है बेटा यहां पे, ठीक है ना, 2 कंपोनेंट्स नहीं है, यहां पे बहुत सारे हैं, 2 तो मैंने लिए थे, 2 तो मैंने लिए थे यहां पे, ठीक है ना, 2 तो मैंने लिए थे, यहां पे क्रॉस करंट और यहां पे डॉट करंट, 2 तो मैंने लिए थे, है तो बहुत सारे, है तो बहुत सारे, तो इंटीग्रेशन में सबका सम हो जाता है, इंटीग्रेशन में सबका सम हो जाता है, यानी कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं डीबी साइन फाई करूंगा, यहां पे 2 मत लगाना, 2 मत लगाना, 2 नहीं लगाना कि सर ये डीबी साइन फाई, ये डीबी साइन फाई, तो 2 डीबी साइन फाई, 2 एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए इंटीग्रेशन लगा तो दिया, तो डबल डबल काउंट क्यों करोगे भैया? सब आ गए इसमें, जब मैंने इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई लिया तो सारे एलिमेंट आ गए इसमें, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल, और साइन फाई लिखो। अब साइन फाई इस ट्रायंगल से देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब, और ए भी बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन बचा डीएल का, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है तो कुंडी लगा सकते हो, ये गोल चक्कर, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, फिक्स है, ये भी, ये दोनों आर सेम ही तो है, ऊपर वाला आर और नीचे वाला आर सेम ही तो है, तो ये डिस्टेंस भी फिक्स है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी फिक्स है, ए रेडियस है, आई करंट है, तो इंटीग्रेशन डीएल बचा है, डीएल इसकी लेंथ हो गई लूप की, डीएल इसकी लूप की लेंथ हो गई भैया, तो लूप की लेंथ, अब ध्यान से सुनो, अगले पेज पे आपको लेके चलता हूं, ए रेडियस है, वो डिस्टेंस x है, तो ये r हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो मर्जी कह लो, उस पर क्या ही फर्क पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है ना, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल पूरे लूप की लेंथ, पूरे लूप की लेंथ क्या है? 2 पाई ए, रेडियस ए माना है ना अभी, तो पूरे लूप की लेंथ है 2 पाई ए, तो 2 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो ये बन गया 2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, आर की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो सर, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, इसकी पावर हाफ है और इसका क्यूब किया है, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ये आंसर है, ये आंसर है भाई। अगर n लूप्स हो गई तो n से मल्टीप्लाई कर दो, अगर n लूप्स हो गई तो n से मल्टीप्लाई कर दो,
तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर एन लूप्स हो गई तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है जी? क्लियर है? तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पे एन लूप्स हो गई तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद रखना है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे, याद करो ये रेडियस आर मान के चले थे हम। अगर चार्ज क्यू था तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी वो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई थी। मतलब कुछ ऐसा सा ही था ये, ठीक है ना। वहां पे भी 3/2 बना था और यहां पे भी 3/2 बनेगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और यहां पे बना है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है? क्लियर है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एन लूप्स के लिए म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो डीबी साइन फाई इधर है, डीबी साइन फाई इधर है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। अब डायरेक्शन देखनी सिखाता हूं आपको, डायरेक्शन देखनी सीखो। टीबी स्पेशल फंडा, डायरेक्शन बस आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डायरेक्शन आपके सामने हो जाएगी। अरे भैया मुड़ जाओ। हाँ, धागा है ये, धागा, प्यार का धागा कहाँ चला भागा। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से करंट अंदर जा रहा है। बस इतनी बात चाहिए आपको पी पॉइंट पे डायरेक्शन देखने के लिए। बस ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है। डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, ये लूप है, ये देखो ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है। वाई जेड प्लेन वाला एग्जांपल दिया था ना, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है, इधर। ये रही डायरेक्शन। अरे भैया इधर देखो, ये देखो ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है। डायरेक्शन देख रहे हो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बस कुछ नहीं करना, फिंगर्स को कर्ल करो करंट में, फिंगर्स को कर्ल करो, बस काम खत्म। फिंगर्स को कर्ल करो भैया, फिंगर्स का कोबरा डांस, तो थंब आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। सर अगर उल्टा हो गया तो ऊपर से करंट अंदर गया और नीचे से बाहर आया तो फिर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, ये देखो ऊपर से करंट अंदर, थंब इधर जा रहा है, देखो अपने आप इधर आ गया, यानी कि फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ऊपर से करंट क्रॉस, नीचे से बाहर आ रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, देखो नीचे से कोबरा, हाँ ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाई जा सकती हैं इसकी वजह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है भाई, इनका ऐसा नहीं है, ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं हमेशा। क्या बनाती हैं? क्लोज्ड लूप। क्या बनाती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप। तो इसकी मैं आपको फील्ड लाइंस बनाता हूं, इसकी आपके लिए मैं आपको फील्ड लाइंस बना के देता हूं। ये करंट है, सॉरी ये लूप है। हमने क्या मान के चले हैं? हम क्या मान के चले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ये मान के चले, और नीचे करंट अंदर जा रहा है, ठीक है ना, नीचे क्रॉस है।
ठीक, ऊपर से करंट बाहर और नीचे करंट अंदर। तो एक लाइन तो डायरेक्ट ऐसे दिखा दो, एक लाइन तो डायरेक्ट ऐसे दिखा दो जो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे दिखा रही है, ठीक ऐसे। और बाकी लाइंस को ऐसे दिखाओ, ये देखो क्लोज लूप बनानी है ऐसे, ये देखो ऐसे दिखानी है, ये देखो क्लोज लूप बनानी है भाई, बाकी लाइंस की क्लोज लूप बनानी है। दिस इज द आंसर। समझ पा रहे हो? ये लाइंस आपको दिखानी है, छोटी बड़ी वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइंस देखो ऐसे बनी है, देखो ऊपर से बाहर आ रहा है करंट, ऐसे जा रही है फील्ड लाइन, तो इसको तो दिखा दो इन्फिनिटी तक, ये तो इन्फिनिटी पे जाके क्लोज लूप बनाएगी। और बाकियों को मोड़ दो, बाकियों को मोड़ दो, बाकियों को मोड़ दो। समझ पा रहे हो? बाकियों को मोड़ दो। ये तरीका है फील्ड लाइंस बनाने का, ये तरीका है। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो? ठीक है ना? क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको बताया है। अच्छा, दूसरा तरीका भी समझ लो फील्ड लाइंस बनाने का। अब दूसरा तरीका भी बता देता हूं, फील्ड लाइंस का कोबरा मेथड, फील्ड लाइंस का कोबरा मेथड। कोबरा मेथड क्या है? कोबरा, अरे कोबरा बेटा, यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट अंदर जा रहा है, समझो। अब करंट को थंब मानो करंट को थंब मानो, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड में, पहले वाले मेथड में, यहां पे फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी? करंट को फिंगर्स माना था। करंट को फिंगर्स तो मैग्नेटिक फील्ड थंब ने बताई थी। इसमें हमने करंट को फिंगर्स माना था। करंट को क्या माना था? फिंगर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड थंब ने बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड थंब ने बताई थी। इसमें उल्टा करेंगे, इसमें उल्टा करेंगे भैया। हम अब करंट को थंब मानेंगे। करंट देखो थंब, और फील्ड लाइंस फिंगर्स। देखो फील्ड लाइंस देखो कैसी आ रही हैं, कैसी आ रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखो करंट को थंब मान रहे हैं, करंट को थंब मान रहे हैं। फील्ड लाइंस कैसी आ रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अराउंड गोल चक्कर बना दो, इसके अराउंड गोल चक्कर बना दो, एंटी क्लॉकवाइज गोल चक्कर। ये देखो, देखो इधर करंट बाहर आ रहा है, देखो देखो करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस। ऐसे ही इसकी बना दो, ठीक। सिमिलरली इधर क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना? तो ये ऐसे बन जाएंगी क्लॉकवाइज क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस, क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज, ठीक है ना? क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज, देख पा रहे हो? क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज। और बड़ा करते जाओ इसको, क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। और बिल्कुल बीच वाली ऐसे दिखा दो। क्या ये सेम है जो पिछली बार बनाई है मैंने? देख लो जरा, क्या सेम है? ये देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? यही तो दिख रही है यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो यहां पे करंट को थंब मानेंगे तो फिंगर्स का कोबरा, फिंगर्स का कर्ल मतलब कोबरा, फिंगर्स का कोबरा कहां जाएगा? क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स का कोबरा, यहां पे करंट को थंब माना तो फिंगर्स का कोबरा मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ठीक है जी? तो ये दोनों तरीके हैं दिखाने के, ये फील्ड लाइंस शो करने के तरीके हैं भाई। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, क्रिस्टल क्लियर। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है फील्ड लाइंस का कि कैसे बन रही है। दोनों तरीकों से बता दिया मैंने। अब सवाल पे आ जाओ। सर्कुलर लूप, circular coil of radius r carries an electric current. The magnetic field due to coil at a point on axis of the coil located at a distance r from the center of the coil such that r is much greater than capital R. एक circular coil है रेडियस r की, ठीक है ना? रेडियस r की एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट है कोई। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस
of the coil located at a distance r from the center of the coil. सेंटर ऑफ द कॉइल से डिस्टेंस इस बार r है, ठीक है ना, और r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R है. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस हिसाब से वेरी करेगी? सुनो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक, ए है रेडियस और x की वैल्यू है स्मॉल r. x की वैल्यू है स्मॉल r. ये फॉर्मूला था, पहले तो इसको क्लियर करो. म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r की स्क्वायर की पावर 3/2. अब इन्होंने कहा है स्मॉल r कैपिटल R से बहुत ज्यादा है. इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली आप उसे स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि आप कैपिटल R को निग्लेक्ट कर सकते हो. कैपिटल R रेडियस है और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रेडियस से. अब ऐसा मत समझने लग जाना, कुछ लोग छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से पूछने लगेंगे, सर ये तो छोटा रेडियस है, ये बड़ा है, तो बड़े को आपने छोटा कर दिया, छोटे को बहुत बड़ा कर दिया. ऐसा थोड़ी होता है. क्या आपको पता है कि छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से कितनी छोटी है, या बड़ी एबीसी छोटी एबीसी से कितनी बड़ी है? नहीं पता ना, नहीं पता ना. तो ऑब्वियसली ये भी कहां पता है आपको, ठीक है ना. तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर हो जाएगा. तो म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये स्मॉल r स्क्वायर ही बन जाएगा और इसकी पावर 3/2 है. तो ये 2 से 2 कट जाएगी पावर. तो म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r क्यूब, ठीक है ना, 2 स्मॉल r क्यूब. तो म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 स्मॉल r क्यूब. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ गया भाई. बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए, फॉर लार्ज डिस्टेंस, याद भी कर सकते हो. लार्ज डिस्टेंस के लिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया ही आपको याद करने के लिए है, याद कर लेना इसको. लार्ज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो उस टाइम पे बन जाएगा. लार्ज डिस्टेंस के लिए ये 3/2 नहीं रहती यहां पे पावर, ये क्या बन जाती है? क्यूब बन जाती है. याद रहेगा, ठीक है ना. लार्ज डिस्टेंस के लिए स्मॉल r क्यूब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r क्यूब फॉर अ लूप. ये बात याद रखनी है. याद रहेगी? यस सर, बिल्कुल याद रहेगी, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. इसका एक और सवाल. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 5√5 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज. देखो क्वेश्चन है एक्सिस से रिलेटेड. एक्सिस का जो रेडियस है, मतलब सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और वो कह रहे हैं कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इज 5√5 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. मान लो कि इसका रेडियस r a है और ये डिस्टेंस x है. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितनी है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. और सेंटर पे कितनी है? इसको B2 मान लेते हैं, यानी कि सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r. म्यू नॉट आई बाय 2r, लेकिन वो r रेडियस होता है. r यहां पे रेडियस होता है और यहां पे a रेडियस है, ठीक है ना. वैसे सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई बाय 2r और यहां पे r क्या है? रेडियस a, ठीक है ना. यहां पे r क्या है? रेडियस, यानी कि a, ठीक है जी. तो अब इन्होंने कहा है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5√5 टाइम्स है एक्सिस की. सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5√5 टाइम्स है एक्सिस की, यानी कि B1 की. ये सेंटर की है, ये एक्सिस की. पुट करो म्यू नॉट आई बाय 2a. a यहां पे क्यों लिया सर? r क्यों नहीं लिया बेटा? a ही रेडियस है और यहां पे ये 5√5 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर
बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो जो काटना है काटे, ठीक है ना, जो काटना है काटो। म्यू नॉट आई कट गया, ठीक। इसको उधर मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 2 भी कट गया, ये a है ये a स्क्वायर है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 5√5 a स्क्वायर और a, तो 5√5 a क्यूब, 5√5 a क्यूब, ठीक। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 5√5 a क्यूब। अब इसको सॉल्व सर कैसे करें? क्या दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें? पागल हो गए हो क्या? स्क्वायरिंग कर दोगे यहां पे a की पावर 6 बन जाएगी, कैसे सॉल्व करोगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, टीबी स्पेशल दिमाग लगाओ। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये 5√5 है, 5√5, ये 5 की पावर 1 है और ये साथ में 5 की पावर 1/2 है। √5 का मतलब 5 की पावर 1/2, तो ये दोनों पावर्स ऐड करो, 1 + 1/2, बेटा ये बन गया 5 की पावर 3/2। ये 3/2 लिखा हुआ है, 5√5 का मतलब है 5 की पावर 3/2। अगर 2√2 लिखा होता तो उसका मतलब होता 2 की पावर 3/2, तो यानी कि ये 5 की पावर 3/2 है। और इधर ये a क्यूब लिखा हुआ है, और दिमाग लगाओ, a स्क्वायर की पावर 3/2। भाई कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, a का क्यूब था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया a स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? सब चीजों में देखो पावर 3/2 आ रही है, पावर उड़ा दो, पावर उड़ा दो, पावर उड़ा दो भैया, पावर उड़ा दो, खत्म कर दो पावर को। तो एक्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 5a स्क्वायर, बस पावर उड़ गई, पावर उड़ गई दोनों साइड से। तो एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 4a स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ गई, 2a, यानी कि डबल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है, 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20। x की वैल्यू 2a यानी कि 2 × 10, तो कितना रेडियस आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, खत्म। यानी कि ये डिस्टेंस 20 होगा, और उस डिस्टेंस पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 5√5 टाइम्स होगी एक्सिस की। समझ गए? कुछ नहीं किया, एक्सिस वाली लिखी, सेंटर वाली लिखी, मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स पे बस ये स्टेप मेन है, इस स्टेप के ही आपको जो है टीबी स्पेशल है कि इस तरीके से आप इसको लिख लो, दिमाग चलाओ, वरना इस इक्वेशन को सॉल्व करने में घंटों बीत जाएंगे, सॉल्व ही नहीं होगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। इसी के साथ आज का मेन जो लेक्चर है वो तो हो गया। एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में होमवर्क में दिया था, जैसा कि आपको पता है होमवर्क हमेशा हम एंड में डिस्कस करते हैं, तो ये क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रेट सेक्शन PQ ऑफ द सर्किट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। कह रहे हैं कि भाई कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका स्ट्रेट सेक्शन है PQ, स्ट्रेट सेक्शन मतलब स्ट्रेट वायर, लाइज अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू -a/2 टू +a/2, x इज इक्वल्स टू -a/2 से +a/2। ठीक है जी। तो PQ, स्ट्रेट सेक्शन PQ ऑफ द सर्किट लाइज फ्रॉम x एक्सिस, लाइज अलोंग x एक्सिस फ्रॉम -a/2 टू +a/2 एंड कैरीज अ स्टेडी करंट I। इसमें करंट I है, ठीक, -a/2 से लेके +a/2 तक है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन PQ एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू +a, x इज इक्वल्स टू +a पे कितनी फील्ड होगी? ये इसकी एक्सिस पे ही पॉइंट है, पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे पॉइंट होता है, उसके लिए फील्ड क्या होती है, 0। एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके लिए फील्ड क्या होती है, 0। ये इसकी एक्सिस पे ही पॉइंट है बेटा, इसी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है। एक्चुअल में जो एक्सिस पे पॉइंट होता है, इस लेक्चर में हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना, उसके लिए डीएल वेक्टर और आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। देखो डीएल तो वो डायरेक्शन होती है जिस तरफ करंट है, और आर वेक्टर वो होता है जिस तरफ पॉइंट P है। आर वेक्टर उस तरफ होता है जिस तरफ पॉइंट P है। तो इसमें डीएल क्रॉस आर
दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो यहां पे डीएल आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। डीएल भी उस तरफ, आर भी उस तरफ, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। डीएल वो डायरेक्शन होती है करंट वाली, आर वेक्टर वो डायरेक्शन होती है जिस तरफ पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई एक्सिस पे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, एक्सिस पे 0 आ गई भैया, क्या आ गई, 0 आ गई। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप पूरे अच्छे से समझ में आ गई। मैंने पूरे अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सर्कुलर लूप को, सर्कुलर आर्क को और एक्सियल पॉइंट वाली सर्कुलर लूप को और विद फील्ड लाइंस प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे एम्पियर्स लॉ के साथ, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। बाय 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 बाय। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। इतनी जल्दी क्या है सर, क्यों जा रहे हो?